नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कोल्ड वॉर एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध और शीत युद्ध का समापन कैसे हुआ, यह चैप्टर का नाम है। और इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि शीत युद्ध आखिर क्या था, इसका अर्थ क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों, कोल्ड वॉर मैं अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँ तो इसका ये मतलब है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे साम्यवाद और पूंजीवाद में वैमनस्य आ गया। और साम्यवाद यानी कि सोवियत संघ और पूंजीवाद यानी अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देश, इन दोनों के बीच में ऐसी दरार पड़ गई इनकी दोस्ती में कि धीरे धीरे ये एक दूसरे के शत्रु बन गए और ये तीसरे देशों के ज़रिए अपने जो कटु संबंध है उनको आगे बढ़ाने लगे। जैसे ईरान इराक के युद्ध में ये इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं इन लोगों के चक्कर में खड़ी होती है। तो हम इस युद्ध में माफ़ कीजिएगा, इस वीडियो में ये समझेंगे कि कोल्ड वॉर आखिर किस चिड़िया का नाम है और इस चिड़िया ने ऐसे कौन कौन से कारनामे कर दिए जो हमें जानने चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां रह गई, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक नए प्रकार का युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध टैंकों अथवा बंदूकों का नहीं था, इसलिए इसे शीत युद्ध नाम दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे, फिर भी युद्ध के दौरान उनमें मित्रतापूर्वक संबंध दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात रूस अमेरिका संबंधों में हमें कटुता, तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य में अनवरत वृद्धि दिखाई पड़ती है। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार का संग्राम छिड़ गया और दोनों एक दूसरे के विरोध, आलोचना और सर्वत्र अपना प्रसार करने में लग गए। रूस अमेरिका कटुतापूर्ण संबंधों ने विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। और यहाँ पर वो वाली बात आ जाती है कि वो व्यक्ति ये बन चुके थे कि अपनी लाइन को बड़ा करने के बजाय दूसरे की लाइन को छोटा करने में ये लगने लगे थे। यानी कि अगर खुद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो सामने वाले को भी सक्सेसफुल मत होने दो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियाँ आणविक यानी कि परमाणु अस्त्र शस्त्रों की होड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युद्ध का वातावरण पैदा कर दिया था और सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना से पश्चिम के पूंजीवादी देशों में कटुता का वातावरण पैदा हो गया, जिसने शीत युद्ध को और भी उग्र बना दिया। किंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन ये तो समझ लीजिए कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध स्थापित रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं। यानी कि सब कुछ सही चल रहा है, इनका राजदूत उनके पास है, उनका दूतावास उनके पास है, पूरे अच्छी तरह से संबंध है, समय समय पर मीटिंग्स होती है और एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ईर्ष्या भाव, आप कहते हैं ना कि वो सक्सेसफुल हो रहा है तो हमारे मन में एक ईर्ष्या भाव आ जाता है। हम सामने सामने तो उनसे जी भैया करके बात कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनकी चुगली कर रहे हैं, उनके खिलाफ गुट बना रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें शीत युद्ध में देखने को मिलती हैं। शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध स्थापित रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह एक कूटनीतिक युद्ध है जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकता है। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को आर्थिक सहायता, प्रचार शस्त्र का उपयोग, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, सैनिक गुटबंदियों और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, शस्त्रीकरण आदि शीत युद्ध के महत्वपूर्ण अंग हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक विचार दिया शीत युद्ध के संबंध में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, दिमागों में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध जिसका उद्देश्य शत्रुओं को अकेला कर देना और मित्रों को जिताना है। यहाँ पर शीत युद्ध का अर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लगाया, उन्होंने ये बताया कि यह एक ऐसा युद्ध है जहाँ पर युद्ध के विचार दिमाग में आ रहे हैं लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हो रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि शत्रु अकेला हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए और जो हमारे मित्र है वो आगे बढ़े और उनकी विजय हो। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सारी परिस्थितियों को बनाए रखता है, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता है। यानी कि ये अपने स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं शीत युद्ध की कंडीशन में। यह एक ऐसा युद्ध है जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क है। यह मनुष्य के मन में लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। इसमें रण क्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, किंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती है। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक्य युद्ध है, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ भाषणबाजी करके, एक दूसरे के खिलाफ कागज़ों में संधियां करके, सैन्य संधियां करके, सैन्य गुट बनाकर, एक दूसरे के खिलाफ अपने समाचार पत्रों में गलत भाषाओं का इस्तेमाल करके, रेडियो हुआ या फिर जो किसी भी देश की जितने भी संचार माध्यम हैं उनके खिलाफ एक दूसरे की विचारधाराओं का विरोध करके, जैसे हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो इंग्लैंड की सेना है उन पर इंग्लैंड की सरकार द्वारा साम्यवादी विचारधारा के विरोध में साहित्यिक प्रकाशन किया जा रहा था, जबकि उस समय पर दोनों एक दूसरे के मित्र थे और दोनों एक ही पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यूरोपीय देश साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि रूस ने भी पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ साहित्यिक और अलग अलग राजनीतिक प्रकार से विरोध करना शुरू कर दिया। ये एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं और जनता को अपने अपने विचारों से अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यहाँ पर इन शीत युद्ध की परिभाषा कुछ अलग अलग विद्वानों ने दी है, जिनका इस्तेमाल आप अपने उत्तर में कर सकते हैं। डॉक्टर एम.एस. राजन के अनुसार शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक रूप में बदलता रहता है। यहाँ पर के.पी.एस. मेनन ने बहुत अच्छी परिभाषा और बहुत अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। के.पी.एस. मेनन लिखते हैं, शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डुलेस। जोसेफ स्टालिन, जैसे कि आप जानते हैं, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे और जॉन फॉस्टर डुलेस ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे। दोस्तों, यहाँ पर पूंजीवाद से आशय है अमेरिका और यूरोप के देश, और साम्यवादी से आशय है सोवियत संघ और उसके समर्थक देश। यहाँ पर जनवादी लोकतंत्र यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा वाला लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र यानी कि अमेरिकी सामान्य लोकतंत्र की बात यहाँ पर चल रही है। बुर्जुआ जनतंत्र यानी कि जब हम मार्क्सवाद पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो पूंजीपति लोग होते हैं उन्हें बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। तो बुर्जुआ जनतंत्र यानी कि अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही यानी कि साम्यवादी व्यवस्था। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका का संघर्ष था और विश्व के ज़्यादातर देश इन दोनों के बीच में
चटनी, जैसे कहते हैं ना कि जब गेहूँ पिसता है तो घुन उसमें पिसी जाते हैं, तो यहाँ पर रूस और अमेरिका के बीच में बहुत सारे देशों को पिसना पड़ा। यही कारण है कि इन दोनों देशों की लड़ाई ने, शीत युद्ध ने गुटनिरपेक्ष को बढ़ावा दिया और गुटनिरपेक्ष जैसे संगठन बने और इनमें बहुत सारे देश सम्मिलित हो गए। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में लगी रहती हैं। इस युद्ध में प्रचार का सबसे अधिक महत्व होता है। यह वाक युद्ध है, यह हथियारों के युद्ध से अधिक खतरनाक होता है। कहते हैं कि फैक्ट, अगर आप इसका इस्तेमाल सही रूप में करते हैं तो ये सकारात्मक प्रभाव लाएगा, लेकिन आप उन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल नकारात्मक रूप में करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव लाएगा। जैसे कि हम कहते हैं 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? वो कारण था चर्बी वाले कारतूस। रूस के विघटन या शीत युद्ध की समाप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या था? उनके राष्ट्रपति का उदार होना और उनकी उदार नीतियाँ और उनका विनम्र स्वभाव शीत युद्ध की समाप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारण बना। लेकिन यहाँ पर इतिहासकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस कारण को ज़्यादा महत्व देता है। कुछ इतिहासकार ये कहेंगे कि डलहौजी की नीतियों ने 1857 की क्रांति को कराया। कुछ इतिहासकार कहेंगे कि जो विलियम बेंटिंक के सुधार थे और मैकाले शिक्षा पद्धति थी और बहुत सारे धार्मिक सुधार थे, इन्होंने धार्मिक लोगों को भड़काया और 1857 की क्रांति हुई। यही कारण है कि ये सोचने का नज़रिया होता है कि आप अलग अलग कारणों में से किस कारण को मुख्य जिम्मेदार मानते हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं और शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और शीत युद्ध के कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, ये अलग अलग घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। अब यहाँ पर जो तथ्य होते हैं, आप उन तथ्यों का इस्तेमाल कई रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि एक सकारात्मक तथ्य ये है कि हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं भारत, और जिस उपनिवेशवादी इंग्लैंड ने हमारे ऊपर 250 साल तक शासन किया, उसकी अर्थव्यवस्था से हम बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन अगर हम इसे निष्पक्ष रूप से इसी फैक्ट को पढ़ें तो हमें ये पता लगेगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम इंग्लैंड से बहुत पीछे हैं। और अगर इंग्लैंड की जो ग्रोथ है वो 0% में भी आ जाए तो उसके बावजूद भी 13 साल लगेंगे भारत को इंग्लैंड से आगे निकलने पर, तब जब इंग्लैंड की ग्रोथ रेट 0% पर आ जाएगी। तो यहाँ पर फैक्ट का इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जा सकता है, आपके बोलने के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर शीत युद्ध हथियारों का युद्ध ना होकर एक वाक्य युद्ध था। मुझे ये उम्मीद है कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहा हूँ कि शीत युद्ध क्या था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आई हों तो कमेंट करें, मैं फिर से प्रॉपर नोट्स के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।